हाय एस्पिरेंट्स, वेलकम टू द जीएस कोर। आज के वीडियो का हमारा एजेंडा ये है कि बीपीएससी एग्ज़ाम में अब आगे हमें और क्या करना चाहिए, अब आगे की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। क्योंकि अभी जस्ट बीपीएससी का 71st प्रीलिम्स एग्ज़ामिनेशन ख़त्म हुआ है। आज 17 सितंबर है, 13 सितंबर को हमारा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ था। और अब हम स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए एग्ज़ाम में। बेसिकली हम 3 सवालों के जवाब को एक्सप्लोर करेंगे, एनालाइज करेंगे। पहला कि मेंस की प्रिपरेशन हमें शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा, बेस्ड ऑन आवर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन आवर परफॉर्मेंस इन दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। सेकेंड थिंग, कब से शुरू कर देनी चाहिए हमें अपनी मेंस की प्रिपरेशन। अगर हमें मेंस की प्रिपरेशन करनी है तो कब करनी चाहिए और कैसे शुरू करनी चाहिए, राइट। तो ये 3 बेसिक सवालों के जवाब आज हम लोग एक्सप्लोर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और हम ये एनालाइज करेंगे, अपने आप को असेस करेंगे और अपनी एक स्ट्रैटेजी, फ्यूचर की स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट अगले 3 से 4 महीने की हम स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि क्या करना चाहिए हमें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो, 71st बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी वीडियो, राइट। सो सबसे पहला सवाल ये है कि प्रीलिम्स इज़ डन एंड व्हाट अबाउट द कट ऑफ। मेरे लगभग 10 साल के एक्सपीरियंस में मैंने ये चीज़ एनालाइज़ की है, ये चीज़ फील भी किया है कि आप क्या करो, कोई भी 3 ट्रस्टवर्दी आप इंस्टीट्यूट को पकड़ लो, राइट। किसी भी 3 इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ को देख लो, क्योंकि ऊहापोह की स्थिति है। अभी लोग समझ रहे हैं कि क्या कट ऑफ होना चाहिए, क्या कट ऑफ नहीं होना चाहिए, कितने क्वेश्चंस डिलीट होंगे, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, कितने क्वेश्चंस के आंसर्स चेंज हो जाएंगे, कौन से आंसर्स सही हैं, कौन से आंसर्स गलत हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में बहुत डूबियस ऑप्शंस हैं, बहुत ही डाउटफुल ऑप्शंस हैं। कुछ इंस्टीट्यूट वाले कुछ और आंसर दे रहे हैं, कुछ इंस्टीट्यूट वाले कुछ और आंसर दे रहे हैं। तो ये एक ऊहापोह की स्थिति है और ऑलमोस्ट हर एक सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन में, चाहे वो यूपीएससी हो, बिहार पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, सभी एग्ज़ाम के बाद ये एक द्वंद्व, एक प्रॉब्लम ये लगी रहती है स्टूडेंट्स के बीच में और इंस्टीट्यूट के बीच में, राइट। और क्योंकि बेसिक सी समझ है कि जो अल्टीमेट अथॉरिटी है वो आपका आयोग रहता है, राइट। तो उनके आंसर कीज़ ही माने जाते हैं, बाकी इंस्टीट्यूट के आंसर की नहीं माने जाते। और प्लस बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मैंने देखा है जो आंसर की या कंटेंट बनाते हैं या इवन जो फैकल्टीज़ हैं वो खुद भी इतने अच्छे नहीं होते हैं। मैं किसी को डिमीन नहीं कर रहा हूँ, बट वो खुद कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं किए होते हैं, इसीलिए वो उतने अच्छे लेवल से आंसर कीज़ या कंटेंट को प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है, हम किसी भी 3 ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट को पकड़ लेंगे, राइट। और उन 3 ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ को देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे और उनके आंसर से अपने आंसर्स को असेस करेंगे, इवेलुएट करेंगे और अपने मार्क्स का हम एक एवरेज ले लेंगे, राइट, एक एवरेज। और अगर ये एवरेज आपका 83 to 85 आ रहा है, दैट मीन्स यू आर इन द सेफ जोन, राइट, यू आर इन द सेफ जोन। 83 to 85 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी 3 से 4 क्वेश्चंस डिलीट होंगे, 1-2 क्वेश्चंस के आंसर अजीब से आएंगे, फिर वो चेंज होंगे। और या आप अगर वेट कर सकते हो कि आज 17 सितंबर है, एक दिन और वेट कर सकते हो, तो बीपीएससी अपने आप ऑफिशियल आंसर की को दे ही देगा। तब तक आप ये मान के चलो, अगर ऑफिशियल आंसर की से आपके 85 के आसपास बन रहा है, 85 बन रहा है या उससे ज़्यादा बन रहा है, तो आप एकदम ही सेफ जोन में हो। आपको मेंस की प्रिपरेशन बिना टाइम गंवाए करनी ही चाहिए, स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि बहुत कम टाइम मिलता है और लास्ट मोमेंट में जाते जाते बहुत सारी चीज़ें छूट रही होती हैं, या प्रैक्टिस नहीं हो रहा होता है, या बहुत लोग की क्वेश्चंस छूट रहे होते हैं, गलत हो जा रहे होते हैं, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। मान लो आप 10 पॉइंट याद किए तो आपके वहाँ पर सिर्फ 5 पॉइंट्स रिप्रोड्यूस कर पा रहे हो। तो ये सारी दिक्कतें जो हैं आपके साथ लगी रहेंगी अगर आपने लेट में प्रिपरेशन या 1 महीने बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किया, जब आपका जब रिज़ल्ट आ जाएगा तब। तो रिज़ल्ट का वेट किए बिना अगर आप 85 प्लस जा रहे हो ऑफिशियल आंसर की से, या फिर किसी भी 3 इंस्टीट्यूट के आंसर कीज़ ले लो और उनसे अगर आपका एवरेज 83 to 85 जा रहा है उसके एवरेज में, तो आप सेफ जोन में हो। आपको प्रिपरेशन तो शुरू हर हालत में कर ही देनी चाहिए, राइट।
ओके, सेकंड क्वेश्चन आता है कि टेंटेटिव डेट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, सो इट विल बी अनाउंस्ड और टू बी अनाउंस्ड इन द मिड अक्टूबर, ऐसा अज्यूम किया जा रहा है। और मुझे भी ये लगता है कि अक्टूबर के आसपास ये अनाउंस तो एटलीस्ट कर देंगे कि एक मेंस का एग्ज़ामिनेशन कब होगा, राइट। बट फिर भी आप प्रीवियस ट्रेंड के हिसाब से अगर आप जाओ तो आपको लगेगा कि 3 to 3.5 मंथ्स के आसपास में ये मेंस के एग्ज़ाम को कंडक्ट करा देते हैं। इसका मतलब कि दिसंबर या जनवरी के आसपास आपका मेंस पढ़ने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं, ठीक है। और अगर इस दौरान मेंस बनता है, ये 3 से 3.5 महीने अगर आपके पास हैं, तो आपको उस हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप करना पड़ेगा। देखो, स्ट्रैटेजी डेवलप करने का सिंपल सा फंडा ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ को देखो, राइट। आप अपने रिसोर्सेज में आपका टाइम भी आएगा, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी आएंगे, मटेरियल आएगा, बहुत सारी चीज़ें रिसोर्सेज में काउंट होती हैं। प्लस आप एक रिलेटिव कंपटीशन भी देखो। लोग रिलेटिव कंपटीशन को छोड़ देते हैं, रिलेटिव कंपटीशन को भी देखना बहुत ज़रूरी होते हैं आपकी अपनी स्ट्रैटेजी को डिसाइड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अभी जो है ज़्यादातर बच्चे जो अभी इस बार मेंस लिखेंगे वो पहले भी 2-3 बार मेंस लिख चुके हैं या यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं। तो नेचुरली जो फर्स्ट टाइमर मेंस लिख रहा होगा उससे कुछ एडवांटेजेस पोजीशन पे ये सारे लोग होंगे, राइट। बहुत सारे लोग होंगे जो इंटरव्यू दे चुके हैं, वो मेंस लिख रहे होंगे, तो वो हो सकता है सिलेक्शन वाले भी कुछ लोग मेंस दे रहे होंगे। तो ये लोग एडवांटेजेस पोजीशन पे ऑलरेडी हैं, तो आपका रिलेटिव कंपटीशन जो है इन लोगों से ज़्यादा है, ठीक है। बाकी लोग भी हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि उन लोगों का कंपटीशन नहीं है, बट जो लोग ऑलरेडी मेंस लिख चुके हैं, यूपीएससी का मेंस लिख चुके हैं, यूपीएससी के इंटरव्यू दे चुके हैं, बिहार पीसीएस में इंटरव्यू दे चुके हैं, या किसी अदर स्टेट में इंटरव्यू दे चुके हैं या मेंस लिख चुके हैं, जो एकेडमिकली बहुत ही साउंड हैं, जो कई 3-4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइमर भी हैं लेकिन 3-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो लोग एक रिलेटिव एडवांटेजेस पोजीशन पे ऑलरेडी है। आपको उनसे कॉम्पीट करना है, ना कि आम जनता से कॉम्पीट करना है, ठीक है। तो आप अपनी स्ट्रेंथ देखो कि आप कितना टाइम दे सकते हो, आपका कौन कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है, आपने कितनी एनालिसिस कर रखी है, आपके किसके किसके चीज़ों के नोट्स बन चुके हैं, किसके किसके नोट्स नहीं बने हैं, क्या क्या और करना है, किस में आपको फाइन ट्यूनिंग करनी है। वो फाइन ट्यूनिंग भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन में अगर आप 0.5 मार्क्स का एड ऑन करते हो तो 20 क्वेश्चन में ये 10 मार्क्स हो जाते हैं, और 2 जीएस पेपर में ये 20 मार्क्स हो गए। तो ये आप एसडीएम या डीएसपी बनोगे या नहीं बनोगे यही डिसाइड कर दे रहा है, या फिर आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये भी यही डिसाइड कर दे रहा है। जहाँ 1 नंबर का फाइट है वहाँ पे 10 से 20 नंबर का फाइट तो बहुत बड़ा हो जाता है। तो आपको फाइन ट्यूनिंग की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आपको अपनी स्ट्रेंथ को असेस करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथ असेस कैसे कर सकते हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। इन अ कपल ऑफ मिनट विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड द रिसोर्सेज एंड द रिलेटिव कॉम्पिटिशन एज वेल। बट मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ बेस्ड अपॉन द टेंटेटिव डेट फॉर मेंस एग्जामिनेशन, दैट शुड कंसिडर एटलीस्ट स्ट्रेंथ, रिसोर्सेज एंड रिलेटिव कंपटीशन, राइट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर मेंस प्रिपरेशन। अब अगर पहला हमने क्वेश्चन समझ लिया कि मेंस की प्रिपरेशन हमें शुरू करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, अगर आप 85 के आसपास आ रहे हो, 83 to 85, तो आपको डेफिनेटली कर लेनी चाहिए, स्टार्ट कर ही देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि आपने 3-4 दिन अब छुट्टी ले लिया है, अब आपको मेंस की स्ट्रेटजी बना के मेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, राइट। कब से शुरू करनी चाहिए? मुझे ऐसा लगता है आज या कल मैक्सिमम 20th तक आपको स्टार्ट कर ही देना चाहिए, क्योंकि बच्चे स्टार्ट कर चुके होंगे या फिर वही बच्चे इस कंपटीशन में फिर से पार्टिसिपेट करेंगे, जो रिलेटिव कंपटीशन की हम बात कर रहे थे, कि जो ऑलरेडी मेंस लिखे हैं या इंटरव्यू दे रखे हैं या फिर सेलेक्टेड भी, ठीक है। तो आपको अभी से शुरू कर देनी चाहिए। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आते हैं कि कैसे शुरू करनी चाहिए, राइट। सो व्हाट आर द बेसिक प्रीरिक्विजिट फॉर द मेंस प्रिपरेशन, राइट। तो सबसे पहले हमें एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझना पड़ेगा, राइट। एग्जामिनेशन के पैटर्न का क्या मतलब है यहाँ पे, कि यहाँ पे सबसे पहले जो आपका पेपर होता है एसए का पेपर है, राइट, पहली चीज़। दूसरा GS1, GS2, हिंदी और ऑप्शनल, ये पेपर हैं। सबसे पहले आपका हिंदी का पेपर होगा, फिर उसके बाद GS1 GS2 का पेपर होगा, फिर एसए का पेपर होगा, फिर ऑप्शनल का पेपर होगा, राइट। GS1 के मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स, GS2 के मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स,
राइट। एसए के मार्क्स होते हैं 300 मार्क्स, और ये दोनों मार्क्स ऐड ऑन नहीं होते हैं, तो आप इसमें बस क्वालिफाइंग होती है। और इसकी जो स्ट्रैटेजी होती है, तैयारी होती है, वो एग्ज़ामिनेशन के 15 से 20 दिन पहले, जो आपका मेंस का एग्ज़ामिनेशन होगा उससे 15 से 20 दिन पहले थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है, और ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। हिंदी और ऑप्शनल के लिए हम लोग अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कुछ वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, जिसमें आपसे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। आप वहाँ से, या फिर और भी किसी इंस्टीट्यूट का अगर आप हेल्प लेना चाहते हो, या खुद से सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो हम लोग आपको सोर्सेज भी बता देंगे, आप वहाँ से पढ़ लेना। ये 15 से 20 दिन जो एक्चुअल एग्ज़ाम होगा उसके पहले आप उसको कवर कर ले जाते हो। ये बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है बिहार पीसीएस के लिए, ठीक है। जो मेन मुद्दा फंसता है एसए, GS1 और GS2 का मुद्दा फंसता है, राइट। अब एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो एसए में 3 एसए आते हैं, ठीक है, 3 एसेज आते हैं, 100 मार्क्स के सभी होते हैं, 100 मार्क्स ईच, राइट। GS1 में भी 3 पार्ट होता है, GS2 में भी 3 पार्ट होते हैं, राइट, ओके। अब ये जो GS1 है, अभी हम लोग GS से बात करते हैं, फिर एसए की बात करेंगे, ठीक है। जो GS1 है, GS1 में जो पहला पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री है। और इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये बिहार के पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चंस ज़्यादातर पूछे जाते हैं। नेशनल मूवमेंट पूछा जाता है और बिहार के मूवमेंट्स या बिहार का पर्सपेक्टिव ज़्यादा पूछा जाता है। तो जो हमारा आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी एक ऑलरेडी वीडियो पड़ी हुई है, जिसमें हमने सिलेबस एक्सप्लेन किया है कि GS1 GS2 के सिलेबस कैसे हैं, क्या क्या इम्पॉर्टेंट थीम्स हैं, उनमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस के बेसिस पर हमने पूरे सिलेबस को एनालाइज़ किया, उसको बहुत छोटे छोटे थीम्स में क्या क्या स्पेसिफिक थीम्स पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं, वो सारी चीज़ों का एनालिसिस करके हमने वीडियो बना रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। बट कंसर्न हमारा यहाँ पे यही था कि GS1 में जो पहला पार्ट है वो आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री से रिलेटेड है, और खासकर बिहार का पर्सपेक्टिव नेशनल मूवमेंट में, ये ज़्यादातर हमें ध्यान देना है पार्ट 1 में। पार्ट 2 है, वो है आपका करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, ये पार्ट 2 होता है। और पार्ट 3 होता है स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इन सारी चीज़ों का वीडियो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो उसमें इस वीडियो में इसको डिस्कस करने का कोई सेंस नहीं बनता है अभी के लिए, ठीक है। बट हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है। तो ये हमारे GS1 का पैटर्न है, ठीक है। अच्छा हाँ, GS1 में एक चीज़ और हम यहाँ पे छूट गया बताना कि GS1 में जो क्वेश्चंस आते हैं, तो 5 क्वेश्चंस पार्ट 1 में 5 क्वेश्चंस आएंगे आपके स्मॉल क्वेश्चंस या छोटे क्वेश्चंस। 2 क्वेश्चंस आते हैं, एक्चुअली 4 क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से 2 क्वेश्चन चूज़ करना होता है, वो बड़े वाले क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। वैसे ही पार्ट 2 में 5 क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चन आते हैं बड़े वाले, 5 क्वेश्चन छोटे वाले। और स्टैटिस्टिक्स में 2 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और 36 मार्कर होते हैं दोनों ही क्वेश्चन। और इन 2 क्वेश्चंस में सब पार्ट होते हैं, या तो 4 सब पार्ट होगा या तो 5 सब पार्ट होगा, राइट। ये भी 38 मार्कर होगा, टोटल 5 क्वेश्चन जो होंगे 38 मार्क्स के होंगे। ये दो क्वेश्चन होंगे, ये भी 38 मार्क्स के होंगे, राइट। ये सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पे 5 क्वेश्चन ये 38 मार्क्स के होंगे, और ये 2 क्वेश्चन भी आपके 38 मार्क्स के होंगे, राइट, ओके। और टोटल मार्क्स फिर आपका 300 के आसपास पहुँच जाएगा, राइट। तो ये हमारा एग्जामिनेशन का पैटर्न है GS1 का, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग GS2 में सिमिलरली आपके 3 पार्ट हैं। पार्ट 1 जो है GS2 का वो पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, राइट। पार्ट 2 है वो इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी, राइट। और जो पार्ट 3 है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, ये है, ठीक है। और इसमें से भी ऐसे ही सिमिलरली क्वेश्चंस आते हैं, 5 क्वेश्चंस छोटे वाले और 2 क्वेश्चंस बड़े वाले, 4 क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपको 2 चूज़ करना होगा। सिमिलरली इसमें भी 5 क्वेश्चंस छोटे वाले, 2 क्वेश्चंस बड़े वाले, और इसमें भी आपके 5 क्वेश्चंस छोटे वाले और 2 क्वेश्चंस बड़े वाले, राइट। और टोटल क्वेश्चन 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके,
21 हो जाएंगे आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पे। और आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना होगा, इसमें 38 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 38 होंगे और यहाँ पे 36 होंगे, राइट। ऐसे क्वेश्चंस का बंटवारा होगा, टोटल 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो ये बेसिक पैटर्न है आपके एग्जामिनेशन का, राइट। फिर सेकंड पार्ट आता है कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो हमें सिलेबस को समझना पड़ेगा, सिलेबस की माइक्रो लिस्टिंग करनी ही पड़ेगी। आप चाहे जो भी कर लो, आप इस चीज़ को अवॉइड नहीं कर सकते हो। तो PYQ को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। एटलीस्ट 6 से 7 साल के आप PYQs को एनालाइज करो। आप खुद से भी कर सकते हो, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने प्रीवियस वीडियोस डाल रखी हैं, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हो कि PYQ और सिलेबस के बेसिस पे हम कैसे माइक्रो लिस्टिंग करते हैं और क्या क्या माइक्रो लिस्टिंग ऑलरेडी है। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा पहले आप खुद से एक बार ट्राई करो और फिर हमारी एनालिसिस को देख लेना। तो 6 से 7 साल की आप PYQs को देखो और अपने सिलेबस को भी देखो, ठीक है। BPSC का सिलेबस आपको इस वीडियो में भी हम लोग दे देंगे, और प्लस आपको नेट पे भी ये इजीली अवेलेबल है, राइट। तो आप PYQ को देखो और 6 से 7 साल के PYQs को देखो और सिलेबस को देखो, और इनके बेसिस पे बहुत छोटी छोटी जो थीम्स हैं, आपको थीम्स को समझना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल JP नारायण, जयप्रकाश नारायण, ये एक थीम है हमारे बिहार PCS के लिए। महात्मा गांधी, ये एक थीम है हमारे बिहार PCS के एग्जामिनेशन के लिए कि महात्मा गांधी से क्वेश्चंस वो पूछेंगे ही पूछेंगे, चाहे आप जो भी कर लो, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। महात्मा गांधी से पूछ लेंगे, JP नारायण से पूछ लेंगे, या फिर नेहरू से पूछ लेंगे, या फिर आप टैगोर से पूछ लेंगे। तो ये कुछ 4-5 लीडर्स हैं जिनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। इनमें से किसी ना किसी एक व्यक्ति से, किसी एक पर्सनालिटी से क्वेश्चन जरूर पूछते हैं, ठीक है। और उसमें हमें क्या करना है, हमें उनका आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन बताना है, राइट। हाउ दे डीपेंड दी डेमोक्रेटिक एथॉस इन द सोसाइटी, ये बताना है। तो डीपनिंग डेमोक्रेटिक एथॉस बताना है, राइट। फिर ऑलमोस्ट each and every personality, they might have created their own ways of resistance. So we have to understand the new ways of resistance by a particular personality, right? कैसे उन्होंने यूनिटी एंड कल्चरल रेनेसा या फिर कल्चरल अवेकनिंग कैसे इंश्योर किया, ये हमें समझना है, राइट। फिर उसका, उन पर्सनालिटी का किसी मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन था, कोई मूवमेंट उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अगर किया था कोई इवेंट उनसे क्या एसोसिएटेड है, तो ये हमें समझना है। फिर उसके बाद रिफॉर्म्स क्या क्या लाए थे या क्या क्या उन्होंने रिफॉर्म्स को सपोर्ट किया, वो हमें बताना है। सोशियो इकोनॉमिक या सोशियो कल्चरल, सोशियो रिलीजियस, कोई भी रिफॉर्म हो सकता है, वो कैसे सपोर्ट कर रहे थे, हमें ये बताना है, राइट। और उसके बाद उन्होंने कैसे हमारे जो नेशनल कॉजेज़ थे उसको इंटरनेशनलाइज किया, वो हमें बताना है। इसके अलावा हाउ दे बिकेम इंस्पिरेशन टू द फ्यूचर लीडर्स और फ्यूचर रिफॉर्मर्स और फ्यूचर वॉलंटियर्स, ये भी हमें बताना है इनके दौरान, राइट, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमें माइक्रो लिस्टिंग करनी है, थीम्स को समझना है कि किन किन थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं और उन थीम से हमें क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं, राइट, वो हमें इन सब चीज़ों को यहाँ पे समझना पड़ेगा, ठीक है। अब जैसे आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में हम ये सारी भी चीज़ें पूछी जाती हैं कि उनका इकोनॉमिक आउटलुक क्या था, उनका सोशल आउटलुक क्या था, उनका पॉलिटिकल आउटलुक क्या था, या फिर उनका रिलीजियस आउटलुक क्या था, राइट, कि उनका नेशनलिज्म के लिए क्या आउटलुक था, ठीक है, उनका एजुकेशन को लेके क्या आउटलुक था। तो ये सारी चीज़ें आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में आता है।
ठीक है। तो हम अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मान लो कि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक आउटलुक, तो हमने तो ऑलरेडी महात्मा गांधी, टैगोर, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जेपी नारायण, इनका इकोनॉमिक आउटलुक ऑलरेडी पढ़ रखा है। बट लेट्स सपोज बीपीएससी ये क्वेश्चन नहीं पूछती, कल को ये पूछ लेती है कि इनका कंट्रीब्यूशन ही क्या था, डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन पूछ रहा है, तो उसमें आप आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन में, और वो भी खासकर इतने एस्पेक्ट्स में अगर आपने आंसर्स को आपने डिवाइड किया है, प्लस आपने बताया कि कैसे how they deepened the democratic ethos, how they created new ways of resistance, how they ensured unity and cultural awakening in the masses, among the masses, how they become inspiration to the future leaders, how they ensure various social, economic or political reforms, what are their contribution in a particular movement, what were the incidents related with that particular personality, right, how they internationalized Indian cause, और एक और चीज़ है कि how they ensure ethical and moral leadership, right। अगर आप इतने डायमेंशंस में अपने आंसर्स को खोल देते हो तो डेफिनेटली आपके 38 या 38 मार्क्स में 20+22+ मार्क्स तो आ ही जाएंगे, इसमें कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। और थोड़ा बहुत आपको स्ट्रक्चरिंग में, आंसर के स्ट्रक्चरिंग में ध्यान देना पड़ेगा, अपनी राइटिंग स्किल में ध्यान देना पड़ेगा, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे आगे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है एग्जामिनेशन पैटर्न, उसकी हमने अंडरस्टैंडिंग समझ ली। आप माइक्रो लिस्टिंग करोगे, अपने PYQs की माइक्रो लिस्टिंग करोगे, उस अपने PYQ और सिलेबस के बेसिस पे थीम्स को एनालाइज करोगे, थीम्स में देखोगे कि क्या क्या क्वेश्चंस, किस किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और उनमें क्या क्या डायमेंशंस पॉसिबल है। तो ये डायमेंशन हमने डिस्कस किया, जैसे वैसे हमने बहुत सारे डायमेंशंस अपने जो वीडियोस हैं सिलेबस एक्सप्लेनर उसमें डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला काम तो यही करना, अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है सिलेबस को लेके, PYQs को लेके, ठीक है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स में हिस्ट्री, ज्योग्राफी ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो ऐसा नहीं कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट वो एक प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है, जो POV कहते हैं ना, पॉइंट ऑफ व्यू, वो आपका प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको फिर से एक बार PYQ को देखना पड़ेगा, फिर से सिलेबस को समझना पड़ेगा, और उसके बेसिस पे आपको माइक्रो लिस्टिंग करनी पड़ेगी। माइक्रो लिस्टिंग में भी आपको डिफरेंट डायमेंशंस को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर पाते हो या थोड़ा हाफ हार्टेड कर रहे हो या फिर पूरा नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप हमसे कभी भी इंटरेक्ट कर सकते हो। आपको गूगल फॉर्म इसमें मिल जाएगा, आप उसमें सबमिट करके, या फिर आपको एक नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिसके थ्रू आप हम लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हो। यहाँ पे GS स्कोर में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि आपको डायरेक्ट फैकल्टी गाइड करेगी, कोई भी बच्चा या नौसिखिया बंदा नहीं आपको गाइड करेगा, या तो सेलेक्टेड या इंटरव्यू वाले लोग ही आपको गाइड करेंगे। ज़्यादातर हम कोशिश करते हैं कि जो भी फैकल्टी 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस रखे हैं वो आपको गाइड करें, या फिर आपको सेलेक्टेड कैंडिडेट्स ही गाइड करें, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने PYQ, आपको PYQ देखना है, सिलेबस को देखना है, आपको माइक्रो लिस्टिंग करनी। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट काम है, आपको नोट्स बनाने हैं, आपको अपने पेपर्स, अपने जितने भी थीम्स हैं उनके नोट्स बनाने हैं, और उस नोट्स के बनाने के बाद आपको फिर प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको टेस्ट्स लगाने हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं। पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से स्टार्ट करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लिखो, उसको हमारे पास सबमिट करो, हम आपको फैकल्टी हमारी आपको इवेलुएट करके देगी, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो, आप अपने इवेलुएशन को देखो, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो भी आपको जेन्युइन लगता है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, और रेगुलर फीडबैक देखते रहो, अपना इंप्रूवमेंट देखो। जैसे मान लो कि आपने 19 में से आपने हो सकता है 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो नेक्स्ट ट्राई करो कि ये 16 से 16.5 नेक्स्ट टेस्ट में हो ही जाए, ठीक है। फिर अगले टेस्ट में आपका 17 क्वेश्चन हो जाए विदिन 3 आवर्स। ये आपको रेगुलर इंप्रूवमेंट इंश्योर करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मान लो एक आपका थ्रेशोल्ड लेवल क्रॉस हो गया, कि मिनिमम लेवल क्रॉस हो गया, कि हमारा अब 19 या 21 क्वेश्चन जितने भी हैं वो हमारे अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपके सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं तो अब आपको ये समझना है कि हर क्वेश्चन में हमारे
हाफ मार्क्स, एटलीस्ट हाफ मार्क्स कैसे बढ़ेंगे? मान लो आपको किसी क्वेश्चन में आपको 8 नंबर वाले क्वेश्चन में 4 मार्क्स मिल रहे हैं, तो आप इंश्योर करो कि 4 से ये 4.5 मार्क्स कैसे जाएंगे। तो उसके लिए आप अपने मेंटर से मिलो, अपनी फैकल्टी से मिलो, जो भी आंसर्स इवेलुएट करें उनसे मिलो, आप अपने टॉपर्स की वीडियोज़ को देखो कि वो क्या लिखते थे, वो क्या समझते थे उस क्वेश्चन से। तो ये सारी एनालिसिस करने के बाद आप 0.5 या 1 मार्क्स में इंप्रूवमेंट कर लोगे। मैं उनको कह रहा हूँ जो ऑलरेडी एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर चुके हैं। अदरवाइज बच्चे क्या होता है ना, 8 मार्क्स में 2 से 2.5 वाला लेवल स्टार्टिंग में रखते हैं, ये वाले लेवल पे रखते हैं, और वो आपको धीरे धीरे अचीव करना होता है, 4.5 या 5 मार्क्स पे जाना होता है। ठीक है, तो आपको इंश्योर खुद करना है कि आप कॉन्टीन्यूअस इंप्रूवमेंट करें, डेली आपके कुछ ना कुछ मार्क्स बढ़ने चाहिए। और कैसे बढ़ने चाहिए, जब आप हमसे गाइडेंस लोगे तो हम आपको प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपको हम एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैसे ऑलरेडी देख ही लिया है कि GS1 में 3 पार्ट्स होते हैं, GS2 में 3 पार्ट्स होते हैं, एसए का पेपर होता है, हिंदी का पेपर होता है और ऑप्शनल का पेपर होता है। हिंदी और ऑप्शनल आपको लास्ट के 15 से 20 दिन में प्रिपेयर करना होता है अलॉन्ग विद द रिवीजन, राइट। एसए का पेपर आपके GS1 और GS2 के साथ ही साथ चलता है। एसए में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, पहले 2 पार्ट्स में करंट अफेयर प्लस कुछ स्टैटिक टॉपिक्स जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विमेन, मीडिया, राइट, और कुछ फिलोसॉफिकल या फिर आप कह लो कुछ एब्स्ट्रैक्ट एसेज वो पूछते हैं। ठीक है, जैसे पिछले बार भी उन्होंने कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट एसे पूछा था। ठीक है, और इसमें अच्छी चीज़ होती है कि अगर आप एब्स्ट्रैक्ट एसे को चूज़ कर रहे हो, लिख रहे हो, उसमें आपके मार्क्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप इसमें किसी भी डायमेंशन में, किसी भी डायरेक्शन में और मल्टीपल डायरेक्शन में आप मूव कर सकते हो। तो आपको इसमें नॉलेज की कमी नहीं होगी, आपको इसमें कंटेंट की कमी नहीं होगी, आपको इसमें थियरी या फिर कोटेशन की कमी नहीं होगी। आप इसमें मल्टीपल डायरेक्शन में मल्टीपल चीज़ों को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे मैं हमेशा बच्चों को यही रेकमेंड करता हूँ कि आप एब्स्ट्रैक्ट एसे को जरूर चूज़ किया करो। ठीक है, तो 2 एसे आपके ऐसे होते हैं जो करंट अफेयर थोड़े बहुत स्टैटिक, जो बहुत ही प्रिडिक्टेबल होते हैं, और फिलॉसफी जो एब्स्ट्रैक्ट एसे उससे होते हैं। ये बहुत ही ईजी होता है, ईजी पार्ट होता है। और जो तीसरा एसे होता है वो बिहारी ईडियम से इंस्पायर्ड होते हैं, बिहारी ईडियम ही पूछ देते हैं और उसको सॉल्व करना होता है। तो इसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो हम लोग बना के आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर देंगे कि कैसे बिहारी ईडियम्स को हमको सॉल्व करना है, कैसे उस पर एक ब्यूटीफुल ऐसे लिखना है, ताकि आपको एटलीस्ट 60 to 70 मार्क्स उसमें मिल जाए। ठीक है, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, तब जाके हम 180 to 200 वाले रेंज में पहुँचते हैं एसे में। ठीक है, जो कि एक अच्छा डिसेंट स्कोर है। और ये मिथ है कि हिंदी मीडियम वालों को ज़्यादा मिलता है, इंग्लिश मीडियम वालों को कम मिलता है, या वाइसी वर्सा, या फिर 4 पेज लिखा या 10 पेज लिखा तो इसमें ज़्यादा मिलेगा, उसमें ये सब मिथ है। आप जो कंटेंट लिख रहे हो, जो आप पोर्ट्रे करना चाहते हो, जो कन्वे करना चाहते हो, वो क्या डायरेक्टली सामने वाले तक पहुंच रहे, क्योंकि आप नहीं जा रहे हो अपने एग्जामिनर को एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं क्या समझता हूँ। आपने जो लिखा है, आपकी जो राइटिंग है, वो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग जो राइटिंग में आपने रिप्रोड्यूस किया, वो जा रहा है एग्जामिनर के पास, राइट, और तब उसके बेसिस पे वो एनालाइज कर रहा है। ठीक है, तो आप क्या लिख रहे हो, आपका कंटेंट क्या है, आपका रिप्रेजेंटेशन का तरीका क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्या है, इन सारी चीज़ों के बेसिस पे आपको एस्से में मार्क्स मिलता है। ठीक है, और भी बहुत सारे इसमें पैरामीटर्स हैं कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, विल बी डिस्कसिंग इन आवर अपकमिंग लेक्चर्स और सेशंस, राइट। एनीवेज, नाउ लेट्स डीप डाइव इनटू दी मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस, राइट। जैसे कि जनरल हिंदी है, जनरल हिंदी में बेसिकली निबंध पूछते हैं, व्याकरण पूछते हैं, ये इनका खुद का सिलेबस है, बिहार PCS का सिलेबस है। वाक्य विन्यास पूछते हैं और संक्षेपण पूछते हैं, राइट। तो ये बेसिक सिलेबस है, इसको हम लोग लास्ट के 15 to 20 डेज में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कवर ही कर लेंगे, इनफैक्ट इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ऐसे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया, 3 पार्ट होते हैं, बिहारी इडियम्स पूछते हैं तीसरा वाला, और बाकी जो 2 पूछते हैं उसमें फिलोसॉफिकल या एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पूछते हैं, और कुछ करंट अफेयर के टॉपिक हो सकते हैं, कुछ स्टैटिक जैसे साइंस एंड टेक, उनका फेवरेट टॉपिक है, साइंस एंड टेक हो गया, विमेन हो गया, मीडिया हो गया, तो ये सारे टॉपिक्स पूछते हैं। ठीक है, सब में हमें क्या करना है, हमें उनका एक फ्रेमवर्क बना लेना है। फ्रेमवर्क
फ्रेमवर्क का ये कतई मतलब नहीं होता है कि हम ये इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ये कंक्लूजन लिखेंगे। ये सबसे बड़ा आप कह लो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना हो गया। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि विमेन से कोई भी ऐसे आएगा, हम यही इंट्रोडक्शन लिखेंगे, यही कंक्लूजन, नहीं, आपको वहाँ पे ट्वीक करना पड़ेगा, आपको पिवट करना पड़ेगा अपने आंसर को। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो फ्रेमवर्क, बेसिक फ्रेमवर्क हमें जानना है। जैसे मान लो कि फ्रेमवर्क हमारा यहाँ कहने का क्या मतलब है, मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। जैसे मान लो विमेन ही है, विमेन से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इसको डायमेंशंस, इसके डायमेंशंस को तोड़ो कि क्या क्या डायमेंशंस हम इसमें डाल सकते हैं। जैसे फैमिलियल डायमेंशन हो सकता है, फैमिली डायमेंशन हो सकता है, फैमिलियल, या इंटरपर्सनल हो सकता है, स्टेट लेवल, कम्युनिटी लेवल हो सकता है, या स्टेट लेवल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल लेवल पे हो सकता है, इंटरनेशनल लेवल पे हो सकता है, राइट। उसके बाद ये आपके कुछ कुछ डायमेंशन हो गए। कुछ और डायमेंशन हो सकते हैं, जैसे इसका सोशल हो सकता है, रिलीजियस हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, ठीक है, इकोनॉमिक हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इन्वायरमेंटल हो सकता है, जोग्राफिकल हो सकता है, कल्चरल हो सकता है, बहुत सारी ऐसे डायमेंशन हो सकते हैं। प्लस इसको हम स्टेक होल्डर बेसिस पे भी कुछ कर सकते हैं। स्टेक होल्डर बेसिस पे मतलब विमेन एक स्टेक होल्डर हो गई, सोसाइटी एक स्टेक होल्डर हो गई, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, मीडिया, सिविल सर्वेंट्स, ये स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। फिर एक और हम इसमें डिवीजन कर सकते हैं जो कि इनके लाइफ साइकिल पे बेस्ड होता है, राइट। लाइफ साइकिल पे बेस्ड का मतलब कि जैसे फीटस हो गया, राइट, फीटस हो गया, फिर उसके बाद चाइल्ड हो गया, चिल्ड्रन हो गए, एडोलेसेंट हो गए, एडोलेसेंट हो गए, फिर उसके बाद आप मान लो मैरिड हो गई, राइट, मैरिड हो गई, या फिर विडो हो गई, ओल्ड एजेड हो गई, डेस्टिट्यूट्स हो गई, राइट। तो इसके बेसिस पे भी हम लोग एक डिवीजन कर सकते हैं। एक और डिवीजन हो सकता है इनके क्लास स्टेटस पे। क्लास स्टेटस मतलब कि कुछ होंगे जो कि एकदम ही एक्सप्लॉयटेड होंगी, ओवरली एक्सप्लॉयटेड होंगी, कुछ होंगे जो थोड़ा बहुत एक्सप्लॉयटेड होंगी, या फिर पैट्रियार्कल क्लचेस अभी हैं बट कंप्लीटली इमेंसिपेटेड नहीं है, तो नॉट कंप्लीटली इमेंसिपेटेड, राइट। जैसे हाउस वाइफ्स हो गई एक्सप्लॉयटेड में, जैसे कि प्रोस्टिट्यूट्स हो गई, या सेक्स लेबर हो गए, या फिर ट्राइबल्स हो गई। नॉट कंप्लीटली इमेंसिपेटेड जैसे हाउस वाइफ्स हो गई, राइट। तीसरा इनका क्लास स्टेटस ये हो सकता है कि इमेंसिपेटेड बट नॉट एम्पावर्ड। फिर लास्ट हो सकता है एम्पावर्ड, कंप्लीटली एम्पावर्ड। फॉर एग्जांपल कोई मिनिस्टर हो गई, वो एम्पावर्ड हो गई। इमेंसिपेटेड में जैसे कि आईटी कंपनी में कोई अच्छी पोजीशन पे जॉब करने वाले, जो पैट्रियार्कल क्लचेस से बाहर तो आ गए बट उनको सोशल रिकॉग्निशन उतना प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, दे आर द इमेंसिपेटेड वन बट दे आर नॉट एम्पावर्ड, दे कैन नॉट कॉल्ड एज द एम्पावर्ड विमेन, राइट। सो इस तरीके से हमें एक छोटा सा फ्रेमवर्क हर एक एस्से के टॉपिक में हमें बनाना पड़ेगा। हमें पहले थीम डिसाइड करनी पड़ेगी कि कौन कौन से थीम से क्वेश्चन आ सकते हैं, कुछ प्रेडिक्शन भी करना पड़ेगा जो कि हम लोग आपके लिए ऑलरेडी करके रखे हुए हैं और अभी और करेंगे, ताकि मेंस पे हम लोग का प्रेडिक्शन और अच्छा हो जाए, ठीक है। और उसके बाद आपको सबके लिए एक छोटा छोटा ऐसा ही फ्रेमवर्क आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा अलॉन्ग विद द करंट अफेयर फैक्ट्स की। जैसे अभी इनका, जैसे विमेन की अगर बात कर रहे हैं तो उनका इस समय लिटरेसी रेट क्या है, IMR ये MMR क्या है, और फिर इनका इकोनॉमी में क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या स्टेटस है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, जेंडर गैप रिपोर्ट में क्या है। तो ये सारी चीज़ों को आपको कहीं एक जॉट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम लोग जीएस में जैसे कि सिलेबस ऐसे ही मेंशन्ड है, हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन भी किया, प्लस हमारा आप सिलेबस एक्सप्लेनर वीडियो प्लीज़ जाके देखो, आपको उसमें बहुत सारे अच्छे इंसाइट्स मिलेंगे, प्लस आपको समझ में आएगा कि किस डायरेक्शन में आपको अपने प्रिपरेशन को मोल्ड करना है, मूव करना है, ठीक है। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री और इंडियन कल्चर हो गया, सेकंड हो गया कल्चरल इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफ्स एंड डायग्राम। ये आपके 3 जीएस पेपर 1 के पार्ट्स हो गए। जीएस पेपर 2 के पार्ट्स हैं इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी, एंड द रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। और जब आप इस सिलेबस को और एक्सप्लेन्ड वे में देखोगे, इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है, यही आपके बेसिक थीम्स हैं। फॉर एग्जाम्पल चंपारण सत्याग्रह, तो हर साल या हर दूसरे साल चंपारण सत्याग्रह से वो क्वेश्चन पूछ ही रहे हैं। हो सकता है उनका थोड़ा सा क्वेश्चन का
पूछने का तरीका मोल्ड कर दें, वो वर्ड्स को थोड़ा सा ट्वीक करते हैं, कुछ चेंजेस ले आएँ, बट वो चंपारण से ज़रूर पूछेंगे। तो उसमें चंपारण में हमें क्या पढ़ना है, हमें उसका बैकग्राउंड पढ़ना है, हमें उसमें जो इवेंट्स हैं उसकी क्रोनोलॉजी को समझना है, उसमें जो मेंबर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या स्टेक होल्डर्स हैं हमें उनको समझना है, ठीक है, उसका कंट्रीब्यूशन क्या था, राइट, वो समझना है। फिर उसके बाद ये फेलियर के रीज़न क्या थे या फेलियर या सक्सेस के रीज़न क्या थे और उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या पड़ा, उसमें कैसे उसने नेशनलिज्म को प्रमोट किया, कैसे उसने एम्पावरमेंट किया, उसमें आइडियोलॉजी क्या होती, वही सारे वेज ऑफ रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें हम लोग को इस सब सारी चीज़ों में फिर से पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो थीम्स हमें यहाँ से भी मिल जाएगा, प्लस PYQ को एनालाइज करना ही पड़ेगा आपको, या फिर आप सिलेबस एक्सप्लेनर में देखो, प्लस आपको उनमें सारे डायमेंशंस को खोलना पड़ेगा, ठीक है, और उससे आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए आप बेसिक जो सोर्स है वो इंटरनेट है, इंटरनेट को आप बहुत ही ऑप्टिमली यूज़ करो। ऑप्टिमली यूज़ करने का मतलब क्या है कि अगर कोई टॉपिक है तो आप टॉपिक का नाम लिखो प्लस UPSC सर्च कर लो, आपको 2-3 वेबसाइट मिल जाएंगे, आप 2-3 वेबसाइट को पढ़ो और वो एक वेबसाइट को, एक पेज को पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, आपको हर टॉपिक में ऑलमोस्ट 30 to 35 मिनट्स लगेंगे, प्लस उसको नोट डाउन करना है अपने वर्ड्स में। आपको उसमें नोट डाउन क्या क्या करना है, आपको उसमें फैक्ट्स नोट डाउन करने हैं, क्रोनोलॉजी वाइज फैक्ट्स को नोट डाउन करना है, और अगर कोई आपको लॉजिक दिखता है उसमें या कोई थियरी दिखती है, कोई कंसेप्ट दिखता है, उस कंसेप्ट को आपको नोट डाउन करना है, बस इतना ही करना है, और फिर आपको आंसर की प्रैक्टिस करेंगे, वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आपको मंथली प्लान डिसाइड करना पड़ेगा। आप अभी हमारा 17 सितंबर चल रहा है, 20 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक आप अपना एक प्लान बना लो, फिर उसके बाद 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर, फिर उसके बाद आगे ऐसे करते करते 15-15 दिन का एक मंथली प्लान जो है आप अपना बना लो कि पहले हम GS1 का पहला पार्ट कवर करेंगे 15 दिन में, ठीक है, पार्ट 2 हम कवर करेंगे। पार्ट 2 को आप बाद में स्किप भी कर सकते हो, उसको आप लास्ट में कर सकते हो क्योंकि वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आप GS2 पे जंप कर सकते हो। GS2 के पार्ट 1 को आप फिर टारगेट कर लो, उसको 15 दिन, नेक्स्ट 15 दिन में आप उसको टारगेट कर लो, फिर GS2 के पार्ट 2 को टारगेट कर लो, उसको 15 दिन में कर लो, फिर उसके पार्ट 3 को कर लो, उसको 15 दिन में कर लो, फिर उसके बाद आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस पे करो, और लास्ट में आप GS1 के पार्ट 2 को कर लो। तो ऐसे करके आप एक मंथली प्लान बनाओ। मंथली प्लान आपके जो भी आपने सिलेबस के थीम को डिवीजन किया उसके बेसिस पे होना चाहिए। मैं ये 15 दिन टेंटेटिव बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से, मैंने कहा ना, आपको अपनी स्ट्रेंथ को पता होना चाहिए कि आपकी स्ट्रेंथ क्या, आप कितना 6 घंटे पढ़ सकते हो, 8 घंटे पढ़ सकते हो, या उस 8 घंटे में कितना इफेक्टिव निकाल सकते हो। क्योंकि हम लोग लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो हमारा 8 घंटा इफेक्टिव नहीं निकलता। अगर हम 8 घंटे बैठ रहे तो हो सकता है इफेक्टिव 6 घंटे या 7 घंटे निकले, ठीक है। तो आप समझो अपनी स्ट्रेंथ को, उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करो कि आप इतने घंटे में इतना आउटकम निकाल सकते हो। क्योंकि एक चीज़ इसमें टर्म यूज़ होता है, प्लानिंग फैलेसी। प्लानिंग फैलेसी क्या होता है कि हमेशा क्या होता है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम जब भी कोई प्लान करते हैं तो लेट्स सपोज अगर हम 100 यूनिट वर्क कर सकते हैं तो हम 100 की जगह पे प्लान करेंगे 150 यूनिट। क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपने आप को ओवर करके आंकते हैं, ठीक है। और 150 यूनिट प्लान करने का सबसे प्रॉब्लम, सबसे ज़्यादा रिपरकशन क्या होता है, ये 50 यूनिट जो है आपका हर बार एक लैग करेगा, एक आपका ओवर ड्यू हो जाएगा। हमेशा 50 यूनिट आपका एक गड़बड़ होता ही रहता है। ये क्यूमुलेट होते 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 एक बहुत बड़ा बर्डन क्रिएट होता है, और फिर क्या होता है, डिसइंचेंटमेंट क्रिएट होती है। तो इसीलिए कहा जाता है पहले आप अपनी स्ट्रेंथ को असेस करो, जज करो कि मैं कितना घंटा पढ़ सकता हूँ, मैंने कितना ऑलरेडी पढ़ रखा है, कितना मेरा सिलेबस कवर है, कितना पढ़ाई करके कितने के नोट्स बन रखे हैं, ये सारी, और प्लस मैं कितने जल्दी नोट्स पढ़ ले रहा हूँ, कितने जल्दी मैं उस पेज को पढ़ ले रहा हूँ, मैं कितने जल्दी उसका नोट्स को कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। ये अगर आपने एनालिसिस कर ली है, उसके बेसिस पे फिर आप अपना नोट्स बनाना और ये मंथली प्लान बना और उसके ऊपर फिर नोट्स बनाना स्टार्ट करो। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ये लगता है कि आपका मंथली प्लान सक्सेसफुल नहीं हो रहा, उसको फिर से जनरेट करो, ठीक है। और अगर आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करते हो तो हम ये सारे स्टडी मटेरियल आपको वैसे भी प्रोवाइड करा रहे हैं
विद क्लासेस। लेकिन फिर भी अगर आप सेल्फ स्टडी भी करना चाहते हो तो भी सफिशिएंट है। एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ आप किसी का भी ज्वाइन करना जो कि जेन्युइन हो, जिसमें आपको इवैल्यूएशन प्रॉपर हो, क्योंकि मैं इस सेक्टर में बहुत साल से मैं जान रहा हूँ कि कॉपी इवैल्यूएट कौन करता है। फैकल्टीज़ नहीं कर रही होती, बट जी स्कोर यहाँ गारंटी दे रहा है कि आपको फैकल्टीज़ कॉपी इवैल्यूएट करके देगी, आपको फैकल्टीज़ डायरेक्ट इंटरेक्ट करेगी। लेकिन ज़्यादातर इंस्टीट्यूट्स में ऐसा नहीं होता है। वहाँ कौन कॉपी इवैल्यूएट कर रहा आप जानना भी नहीं चाहोगे इस चीज़ को, ठीक है। तो आप इससे एक सतर्क रहो कि जो भी आपको भ्रमित कर रहा है, जो भी आपको ये कह रहा है कि हम इतनी जल्दी में कॉपी इवैल्यूएट कर देंगे, इतने सस्ते में 100 रुपये में एक कॉपी इवैल्यूएट, ये 100 रुपये में कॉपी इवैल्यूएट नहीं होती है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना दिमाग लगाओ, अपने चीज़ों अपने आसपास के रिसोर्सेज को एनालाइज करो कि आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हो, कैसे कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, कैसे लोगों से आप अपना इम्प्रूवमेंट और अच्छा ले सकते हो, ठीक है। तो ये मंथली प्लान बनाया और उसके अकॉर्डिंगली आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। टॉपिक लिस्टिंग की, ठीक, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज नोट मेकिंग किया और फिर PYQ आंसर्स लिखा। ये 3 आप खुद से भी कर सकते हो, अदरवाइज किसी की हेल्प ले सकते हो इस चीज़ में एटलीस्ट। लेकिन ये चीज़ें तो आपको इसी ऑर्डर में आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। आप इसको करो और फिर उसके बाद आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो जिसमें आपको एक प्रॉपर मेंटरशिप मिले, गाइडेंस मिले और आपकी कॉपी सही में इवैल्यूएट हो। और कभी भी कॉपी इवैल्यूएट करो तो ये चीज़ ज़रूर देखो कि क्या आपके मार्क्स, खुद से भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि सामने वाला तो आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए मार्क्स बढ़ा सकता है, बट आप सोचो कि आपके क्या कंटेंट में या रिप्रेजेंटेशन में हर बार कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो आप उस टेस्ट सीरीज़ को वहीं स्टॉप करो, ठीक है, या फिर जो कंसर्न अथॉरिटी है उससे ज़रूर बात करो, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल रही होगी, आपको समझ में आ गया हो कि BPSC 71st मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको कैसे स्टार्ट करना है कि नहीं करना है, और अगर करना है तो कब से करना है, और करना है तो किस तरीके से स्टार्ट करना है, कैसे एंटर करना है। ये हर एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए फ्रूटफुल होना चाहिए। अगर आपको किसी भी वक्त कोई भी डाउट होता है आप हमसे कभी भी अप्रोच कर सकते हो, हम आपको हमेशा गाइड करने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।